जो हम्म। मोदी जी ये खोखली अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं, वो सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है और मोदी जी अभी चौतरफा गिर चुके हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा हर कदम पर फंस गई है। मामला इतना गड़बड़ा गया है कि एनडीए में अविश्वास का माहौल अब आग की तरह फैलने लगा है। एक तरफ विपक्ष के लोगों को कभी मुंह ना लगाने वाले, विपक्ष के लोगों को देशद्रोही और न जाने क्या क्या बताने वाले चाणक्य को अब विपक्ष के सांसदों को फोन करके मनाना पड़ रहा है, लेकिन बात फिर भी नहीं बन पा रही है। और दूसरी तरफ 75 साल वाले फॉर्मूले के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा चुके भाजपा के पुराने संघियों ने अब गुजरात लॉबी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और संघ के सामने मोदी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसने मोदी के शासनकाल को लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ हो रहा है उसको समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। वो कौन सी 70 पेज की रिपोर्ट है जो संघ के सामने पेश कर दी गई है, संघ के हाथ लग गई है? क्या है मामला पूरा, जरा समझाइए। नहीं देखिए, वो 70 पेज की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि वो किसी के हाथ लग गई है, ये बहुत सीक्रेट है। हम्म। देखिए, बात समझने वाली ये है कि जो दो देश के बड़े संगठन हैं, संघ जी। है जो 100 साल अपने पूरे कर रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। बड़े बड़े संगठन हैं दोनों, तो संगठन के जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने 3 से 4 दशक, 5 दशक, 6 दशक इन संगठनों की सेवा की है, वो चिंतित हैं कहीं ना कहीं। एक तो उस पर विचार विमर्श हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी और संघ पे जिस प्रकार से दो लोगों का कब्जा हो गया है, उससे तमाम लोग चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं। अब उसमें से एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति सामने आए हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं पिछले 10 साल से। आप याद करिए कि मुरली मनोहर जोशी जी, जो बहुत महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। अगर आप अटल अडवाणी की बात करें तो तीसरे नंबर पर मुरली मनोहर जोशी का नाम आता था। अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक हिम्मत की है और ये रिसर्च करके, और 70 पेज की रिपोर्ट उन्होंने कितने दिन में बनाई होगी, कितने दिन में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोग उसमें लगे होंगे। आपको याद होगा कि अगस्त में 18-19 को जब दिल्ली में 3 दिन का संघ मुख्यालय पे परिचर्चा एक चली थी, उसमें ये अपने लोगों के बीच में इन्होंने रिपोर्ट रखी थी और उसमें खुद संघ प्रमुख और बाकी लोग भी थे। तो इस रिपोर्ट से सब लोग सहमत थे तो क्या कि है ये इस काम। रिपोर्ट में केपी मलिक सर? इस रिपोर्ट में ये है कि खोखली अर्थव्यवस्था का जो ढिंढोरा हम पीट रहे हैं, जो मोदी जी ये खोखली अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं देश में, दुनिया में, वो सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, असली आंकड़े नहीं है। मतलब डंका तो जो उन है वो झूठा है, फट हाँ, जो चुका है ये। डंका, जी जी जी, जो ढोल और डंके पीट रहे हैं मोदी जी और जापान से आगे अपने आप को बता रहे हैं और जापान से तुलना कर रहे हैं, उसमें कागजों का और आंकड़ों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ये सच्चाई भी है। अगर आप देखेंगे, अमीर अमीर होता जा रहा है और कुछ चंद परिवारों के हाथ में देश के सब एसेट्स जाते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है और जो मध्यम वर्ग है वो गरीब के स्लैब में जा रहा है बड़ी तेजी से। तो इस पे कहीं ना कहीं चिंता जताई जा रही है। इसके पीछे जो लेकिन असली, केपी मलिक सर, इस तरह की रिपोर्टों से होगा क्या, ये बताइए। ऐसी तो तमाम रिपोर्टें पेश की गई, ऐसी तमाम चीजें हुई, ऐसे तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन इससे प्रज्ञा होगा जी, क्या? प्रज्ञा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक बहाना है रिपोर्ट। भाई, अगर मुझे अपना विरोध दर्ज करना है तो मेरे पास कुछ हथियार होना चाहिए ना। तो मुरली मनोहर जोशी जी इस हथियार को लेके आए हैं। आपको याद रखना चाहिए कि मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली जो पहली खेप थी, जिनको धकेला गया था, उनमें से एक मुरली मनोहर जोशी जी थे। तो मुरली मनोहर जोशी जी कहीं ना कहीं इस चीज से आहत हैं। भले ही उनकी उम्र आज ज्यादा हो गई हो, उम्र दराज हो गए हो, लेकिन दिमाग और बुद्धि तो उनकी बहुत अच्छी चल रही है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई राजनीति में रिटायर की कोई सीमा रखी गई है। तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एक गम है कि मुझे क्यों रिटायर किया गया जबरदस्ती। और अब वो ये है कि भाई अब 75 साल के आप भी हो रहे हैं, तो मुझे जैसे आपने रिटायर किया था, क्या आप खुद भी अपने आप को रिटायर करेंगे क्या? और मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी अगर 17 तारीख को
जब वो 75 साल के होंगे, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 18 या 19 तारीख को कहीं मुरली मनोहर जोशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? और ये सवाल उठाएंगे क्या कि इस फॉर्मूले को बनाने वाले जो निर्माता निर्देशक हैं, वो खुद क्यों नहीं इस फॉर्मूले पे चल रहे हैं? तो इस तरह की परिस्थितियां पार्टी के अंदर। ये दबाव बनाने से भी क्या होगा, जबकि अमित शाह ये खुलकर कह चुके हैं कि 75 साल वाला फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो उन्होंने, आप अगर 2012, 13, 14 से शुरू करें तो उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वह वापस भी पैर उन्होंने ही रखे हैं। चाहे आप नोटबंदी की बात करें, चाहे आज आप जीएसटी की बात करें, चाहे आप बहुत किसानों के जो जमीन हथियाने के बिल लेके आए थे, चाहे वो हो, वापस तो किए है ना उन्होंने। और जब आपने 15 लाख मांगे तो उन्होंने कहा ये जुमला है। तो वो बहुत सारी चीजें कहते हैं। अगर कल को ये फार्मूला लागू हो जाता है तो वो कह देंगे ये तो जुमला था जो मैंने कहा था, बात ये नहीं है। तो वो कब पलटी मार जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब अंदर से विरोध के सुर उठने लगे हैं, मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस लेवल से अगर विरोध के सुर उठते हैं, अंदर उठते हैं और वो बाहर आ रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि विरोध के सुर बहुत तल्ख है अंदर। और धीरे धीरे देखिए, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, तो अब ये बिल्ली के गले में मुरली मनोहर जोशी ने घंटी बांध दी है। अब आपको हर हफ्ते में 1 या 2 इस तरह के नेता आएंगे जो विरोध के सुर बाहर लेके आएंगे, और आपको ये परिणति आने वाले कुछ महीनों तक लगातार दिखाई देगी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो इस बात को लेके है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होगा। आज मैं नड्डा जी के घर के सामने से निकला था। एक बार और रोकना चाहूंगी, क्योंकि अभी पहले इस वाली बात को खत्म कर ले, क्योंकि इसमें एक सवाल और मेरे दिमाग में घूम रहा है। अभी जो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, पहले भी हम लगातार इस पर बात करते हुए आए हैं, और आप भी ये बता रहे हैं कि दबाव धीरे धीरे 75 साल वाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या ये दबाव इतना बढ़ जाएगा कि भाजपा से गुजरात लॉबी को अलग कर दिया जाए, या फिर गुजरात लॉबी अब पूरी तरीके से अलग हो जाएगी? क्या ये इतना बड़ा दबाव हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वो कहते हैं सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भाजपा है, मोदी जी है तो सब कुछ है। नहीं, देखिए ये चीज अब खत्म हो चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है वाला मामला तो फेल हो चुका है। आप फिर वो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में लेके चलता हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, और दूसरे राज्यों में भी मोदी जी का वो जादू चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद कई सारी चीजें आपने देखी है। विदेश में जो डंका पीट रहे थे, विदेश नीति आपके सामने आ गई है, देश की नीति आपके सामने आ गई है, आपकी अर्थनीति आपके सामने आ गई है। आप जीएसटी वापस ले रहे हैं। जीएसटी एकाएक वापस क्यों लिया आपने? क्योंकि ये जो रिपोर्ट की बात है कि ये रिपोर्ट 17, 18, 19 को आएगी, उससे पहले ही मोदी जी को भनक लग गई और उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी की घोषणा कर दी और कह दिया मैं दिवाली का तोहफा दे रहा हूँ। दिवाली में तो अभी बहुत टाइम है, तो इतनी जल्दी कैसे तोहफे दे रहे हैं, और कौन सा तोहफा देंगे? आपने गलत टैक्स हमारे ऊपर थोप दिया था और उसमें से आपने कुछ वापस ले लिया और कुछ कटौती कर दी, तो क्या ये दिवाली का गिफ्ट है? इसको आप दिवाली का गिफ्ट बता रहे हैं? तो इसलिए ये इस तरह की चर्चा करना, इस तरह की बात करना, और मोदी जी का ये सब जाना कि मैं दिवाली गिफ्ट दे रहा हूं, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। और मोदी जी अभी चौतरफा गिर चुके हैं। मैंने कल भी कहा था, देखिए मूर्ख जो बना लेता है वही तो अच्छा राजा होता है, अच्छा नेता होता है। नितिन गडकरी बोल तो चुके हैं। हाँ, तो अच्छे नेता वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए वो 2-3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। अगर वो अच्छे नेता नहीं होते तो शपथ कैसे लेते? अब गडकरी जी खराब नेता है, उनके ऊपर तमाम जो है जांच चल रही है, घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो अच्छे नेता नहीं है, इसलिए तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी उनके रोड अटक रहे हैं। आज गडकरी जी के ऊपर जो तलवारें लटकी हुई हैं, अब उनका कहीं ना कहीं नाम ये चला है कि भाई संजय जोशी के नाम पे अगर इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो दूसरा नाम गडकरी जी का पेश कर दिया जाए। तो गडकरी जी का पेश कर दिया जाए तो इनको गडकरी से भी दिक्कत है, तो गडकरी को किस तरह रास्ते से हटाया जाए, उनके लिए फिर ये एथनॉल ले आए। अब एथनॉल खाली गडकरी जी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, 200 से 300 कंपनियां हैं, और इसमें हैवी इंडस्ट्री के अंदर कार बनाना, कार के इंजन बनाना, कौन सा पेट्रोल कौन सा यूज होगा वो पॉलिसी हैवी इंडस्ट्री बनाती है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कितना पेट्रोल होगा, कितना चीजें होंगी वो निर्णय लेती है, और ठीक ना गडकरी जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है।
हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्या हुआ, पेट्रोलियम मिनिस्टर का क्या हुआ, ये कोई सवाल पूछ रहा है क्या? और क्या एथनॉल बनाने वाली कंपनियां सारी गडकरी की हैं क्या? इसमें कोई दायरा नहीं है कि गडकरी ने पैसा कमाया, उसके लड़कों ने पैसा कमाया है। उसकी जांच होनी चाहिए अगर जांच है। लेकिन क्या गडकरी के अलावा दूसरे लोग भी कर रहे हैं या सिर्फ गडकरी कर रहे हैं? तो ये निशाना कहीं और है और टारगेट कहीं और है। तो ये गडकरी निशाना इसलिए बन रहे हैं कि वो उनका फिर चर्चाओं में आ गया नाम कि भाई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तत्काल भारतीय जनता पार्टी का। उनको पता है कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अगले दिन महासचिव संजय जोशी को बना देंगे। आपको याद होगा जब वो पिछली बार अध्यक्ष बने थे, उन्होंने संजय जोशी को फिर महासचिव बना दिया था। तो वो इनका दर्द है। तो उस दर्द से बचने के लिए ये तमाम अपने कोशिशें कर रहे हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार फिर मैं दबाव पर आऊंगी केपी मलिक सर, बिल्कुल एक आखिरी मैं और सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये दबाव मानेंगे किसका? संघ तो को ये कुछ मानते नहीं है। दूसरी तरफ ये संघ ने भी अब बोल दिया ना मैं 75 साल में जाऊंगा, ना मैं किसी से कहूंगा 75 साल में जाने के लिए। तो कैसे इनको 75 साल का जो है फॉर्मूला बताकर हटाया जाएगा या फिर रास्ता खाली कराया जाएगा? नहीं, देखिए प्रज्ञा, इसमें कोई 75 साल का फॉर्मूला या कुछ को बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इनको घेर लिया है। हाँ। चाहे आप नायडू वाला मामला देखिए, चाहे आप नीतीश वाला मामला देखिए, चाहे आप चिराग पासवान वाला मामला देखिए, चाहे जयंत चौधरी वाला मामला देखिए। अब इन सबको लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो क्या हम कहीं शिवसेना ना बन जाए, हम कहीं अकाली दल ना बन जाए, हम कहीं नीतीश कुमार ना बन जाए। तो इसलिए अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी भाजपा से अलग होना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो क्रांतिकारी 2 नेता थे, उनका अंतिम समय चल रहा है, कहीं इनके साथ हम भी ना डूब जाएं, इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं। आज ही दिल्ली में चर्चा चल रही है कि वेस्टर्न यूपी के जो क्रांतिकारी जयंत चौधरी हैं, वो भी कुछ यूपी के नेताओं के संपर्क में हैं। वो भी हो सकता है कि विरोध में वोट डाल के वो भी बाहर निकलने बहाने से। तो सब अपने अपनी राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1.5 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उनको उत्तर प्रदेश में अपने विधायक खड़े करने हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करनी है। तो इसलिए उनको भी निर्णय लेना होगा कि वो राजनीति में क्या किसके साथ जाना है, आगे राजनीति क्या करनी है। तो इस रणनीति के तहत वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह के परसेप्शन दिल्ली में बन रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी की घबराहट गुजरात लॉबी में है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आज नड्डा के घर के सामने से जब मैं गुजरा तो वहां तमाम सजावट चल रही, जैसे किसी की शादी हो। ट्रक लगे हुए हैं, उनमें से खाने का सामान उतर रहा है, तमाम तैयारियां चल रही हैं और सब सांसदों का वहां स्वागत होगा शाम को। कल जो है उनको फिर पार्लियामेंट एनेक्सी और कहीं अमित शाह जी मीटिंग लेंगे। फिर से जो है शाम को 8 तारीख की शाम को डिनर देंगे प्रधानमंत्री। तो वो कहीं दाएं बाएं ना जाए, कहीं वो किसी इंडिया गठबंधन के लोगों के संपर्क में ना आ जाए, उनको थोड़ा टाइट रखा जाए। अब ये प्रक्रिया चल रही। इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब दूर बैठे हुए हैं। इनको खतरा ये है कि बाहर वाले या एनडीए के लोग तो हमारे खिलाफ जा ही सकते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ ना चले जाए। क्योंकि आपने देखा क्रॉस वोटिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है। गुप्त मतदान है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का डर इनको सता रहा है।